देखिएगा, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज नंबर 13.3, जो कि बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए जो बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी है उसके क्वेश्चंस, मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन साथ साथ ही आते हैं ऑलमोस्ट। कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि टोटल प्रोबेबिलिटी का केस अलग हो जाए, जैसे कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है अपने पास, वरना तो क्या होगा कि दोनों साथ साथ ही आपको मिलते हैं। ठीक है, देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी तो आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी का केस क्या है, होता क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी में। और जो बेस थ्योरम है उसमें क्या है कि पहले आप ये समझिए, उसके बाद हम बात करेंगे बेस थ्योरम के बारे में। ठीक है ना, जब क्वेश्चंस करते चले आएंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा बेस थ्योरम है क्या। देखिए जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है क्या स्टेट करा है, जरा समझिएगा। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न में, है ना, अर्न लाइक कलश, है ना, उसके अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स प्रेजेंट हैं। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक बॉल निकाली जाती है रैंडमली। इट्स कलर इज नोटेड, उसका कलर नोट किया जाता है। याद रखिएगा 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, एक बॉल उसमें से निकाली जाती है, उसका कलर नोट किया जाता है, एंड दैट इज रिटर्न टू द अर्न, उसे वापस से अर्न में डाल दिया जाता है। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। अब क्या बोल रहे हैं वो, अब बोल रहे हैं कि मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन, जिस कलर की बॉल निकल कर आई थी, है ना, ऐसे ही 2 बॉल्स उसके अंदर और डाल दी जाती है। समझिएगा, जिस कलर की बॉल निकल कर आई थी वैसी ही उसी कलर की 2 बॉल्स उसके अंदर और डाल दी जाती हैं। ठीक है ना, पुट इन द अर्न एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर उसमें से एक रैंडमली एक बॉल निकाली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, तो सेकंड बॉल रेड होने की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर केसेस क्या है, यहाँ पर 2 केसेस बन रहे हैं। यहाँ पर 2 केसेस क्या बन रहे हैं, पहला केस बन रहा है कि अगर पहली वाली बॉल है अगर वो रेड निकल कर आती है तो क्या होगा, और अगर पहली वाली जो बॉल है वो ब्लैक निकल कर आती है तब क्या होगा। ठीक है ना, तो 2 डिफरेंट यहाँ पर केसेस बन रहे हैं डायरेक्टली। तो देखिए पहला हम लोग लेके चलते हैं कि पहली जो बॉल निकाली जा रही है, आप कोई भी ले सकते हैं, पहले आप रेड ले लीजिए, पहले आप वाइट ले लीजिए, है ना। तो आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा कि 5 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, इनमें से एक बॉल रैंडमली निकाली जाती है। ठीक है ना, उसको उसके कलर को नोट किया जाता है, उसे वापस से उस अर्न में डाल दिया जाता है, और जिस कलर की बॉल निकल कर आई थी वैसी ही 2 बॉल्स उसके अंदर और डाल दी जाती हैं। उसके बाद फिर एक बॉल निकाली जाती है। ठीक है, और जो दोबारा में जो बॉल निकाली जा रही है उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 2 केसेस लेके चलेंगे। पहला केस क्या रहेगा, पहले आप रेड ले लीजिए कि पहली वाली बॉल रेड निकल कर आई है, ये ले लीजिए, या पहली वाली बॉल जो है वाइट ब्लैक निकल कर आई है, ये ले लीजिए, जो मन चाहे। ठीक है, तो देखिएगा पहले मैंने लिया है कि जो पहली वाली बॉल है वो आपकी जो है 5 ब्लैक 5 रेड थी ना। तो पहली वाली बॉल मान लेते हैं हम लोग कि ब्लैक निकल कर आती है। ठीक है, तो मान लीजिए पहली वाली बॉल ब्लैक आई, तो ब्लैक उसमें 5 जो है बॉल्स प्रेजेंट हैं, ब्लैक बॉल्स आर 5 इन दैट अर्न, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/10। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद उस बॉल को रख दिया जाता है। उसके बाद क्या है कि उसके अंदर ब्लैक कलर की 2 बॉल्स और डाल दी जाएंगी। ये तो केस था कि जैसी बॉल निकल कर आएगी वैसी ही 2 बॉल्स उसके अंदर और डाल देनी है, तो ब्लैक कलर की ही 2 बॉल्स उसके अंदर और डाल दी जाएंगी। जब आप 2 बॉल उसके अंदर डाल देंगे तो ब्लैक आपके पास हो जाएंगी, टोटल ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी 7, है ना, और रेड रहेंगी 5। अब उन्होंने बोला कि सेकंड आपको एक और बॉल निकालनी है, फिर उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। तो रेड तो आपके पास 5 ही है ना, समझ पा रहे होंगे भाई, ब्लैक ही तो 2 बढ़ी, है ना, रेड तो लेकिन आपके पास 5 ही है। तो सेकंड वाली बॉल जो है रेड होने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/12। 12 क्यों, क्योंकि 7 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं, तो इसीलिए 5 + 7 आएगी, टोटल 12 बॉल्स इस बार हो चुकी हैं। ठीक है, ये तो रहा केस अगर पहली वाली बॉल आपकी ब्लैक निकल कर आती है तो, और अगर सेकंड वाली बॉल अगर फर्स्ट वाली बॉल अगर रेड निकल कर आती है, अगर फर्स्ट वाली बॉल रेड निकल कर आती है, तो रेड कितनी थी वहां पर 5 थी ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/10। ठीक है, अब अगर रेड निकल कर आती है पहली वाली बॉल, तो वो 2 बॉल और रेड उसके अंदर डालेंगे, तो 2 रेड बॉल और अगर उसके अंदर डालेंगे तो 5 ऑलरेडी रेड थी। ठीक है ना, तो अब हो जाएंगी रेड आपकी 7 रेड। ठीक है, और 5 हो जाएंगी आपकी ब्लैक। अब उन्होंने बोला कि सेकंड वाली बॉल भी रेड ही होनी चाहिए। अब रेड कितनी हो चुकी हैं आप देख सकते हैं 7, तो 7/5, 7 + 5 यानी कि 12। तो इस बार जो प्रोबेबिलिटी होगी रेड के आने की वो 7/12 होगी। ये यहाँ पर देखिए 2 डिफरेंट केसेस से, 2 डिफरेंट इवेंट्स से, उन दोनों को हमने आपस में कंबाइन कर दिया। तो यही जो केस है वो कहलाता है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का केस, है ना। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम थोड़ा सा। ये हो गया 5×5 = 25/120, 5×7 = 35/120, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 60/120, यानी कि 1/2 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ना, हो तो बताइएगा। ठीक है,
चलिए इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर हम लोगों को यूज़ करनी है बेस थ्योरम। समझिएगा, देखिए बेस थ्योरम में करते क्या है। 2 बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। 2 बैग हैं, ठीक है, 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स, नहीं 2 नहीं बोला उन्होंने, मैं तो कुछ और ही पढ़ रहा हूँ। ये देखिएगा, अ बैग, अच्छा मैंने इस पे ऐसे करके मार्क कर दिया तो 2 दिख गया तो मैं 2 पढ़ लिया, क्या बात है। चलिए, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स प्रेजेंट हैं। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। देखिए हमारे पास 2 बैग्स हैं। पहले वाले बैग में तो 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स प्रेजेंट हैं, और सेकंड वाले बैग में 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स प्रेजेंट हैं। अब उन्होंने बोला कि वन ऑफ द 2 बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है ना। अब दोनों में से आपको एक बैग का सिलेक्शन करना है, पहले बैग का सिलेक्शन करना है। एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। अब क्या होता है, उसमें से एक बॉल को निकाला जाता है और वो बॉल दिखती है कि वो रेड कलर की है। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकाली गई है फर्स्ट बैग से निकाली गई हो। समझ पा रहे हैं मेरे ख्याल से। देखिए यहां पर जो केस है दैट इज बेस थ्योरम। इसमें होगा क्या कि आपको 2 डिफरेंट केसेस दे दिए जाएंगे। जैसे बोल देंगे 2 बैग हैं, 3 बैग हैं, ठीक है ना। बोल देंगे 3 कंपनीज हैं, है ना। एक जो है किसी कंपनी में से एक बंदे का सिलेक्शन करना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकंड वाली कंपनी से आया हो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में है, ठीक है ना। उन्होंने बोला हुआ है कि 2 बैग हैं, पहले वाले बैग में कुछ रेड और कुछ ब्लैक बॉल्स हैं, और सेकंड वाले में भी कुछ रेड और कुछ ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल को रैंडमली निकाला जाता है, पहले एक बैग का सिलेक्शन किया जाता है, उसके बाद एक बॉल को रैंडमली निकाला जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि वो जो बॉल है वो रेड कलर की है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट बैग से निकली हो। इस काइंड के क्वेश्चन होते हैं बेस थ्योरम से, ठीक है ना। देखिए बेस थ्योरम में करते क्या है हम लोग, पहले हम लोगों को सिलेक्शन करना है बैग का, ठीक है ना। फिर उसमें से सिलेक्शन करना है बॉल्स का, जो भी बॉल हम निकाल रहे हैं, रेड निकाल रहे हैं तो रेड का लेना है, ब्लैक निकाल रहे हैं तो ब्लैक का लेना है, ठीक है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन ज़रा समझिएगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, सॉल्यूशन देखते हैं। जी हाँ, देखिए सबसे पहले हमने मान लिया कि बैग को, पहले वाले बैग को सेलेक्ट करने का जो इवेंट है वो इवन है, ठीक है ना, दैट इज इवन। सेकंड वाले बैग को सेलेक्ट करने का जो इवेंट है उसे हमने E2 मान लिया, ठीक है। फर्स्ट वाले बैग को सेलेक्ट करने का इवेंट है इवन, और सेकंड वाले बैग को सेलेक्ट करने का इवेंट हमने E2 मान लिया, और उन बैग्स में से रेड बॉल के निकालने के इवेंट को हमने A मान लिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। ये पहले वाले बैग को सेलेक्ट करने का इवेंट है, सेकंड वाले बैग को सेलेक्ट करने का इवेंट है, और उनमें से रेड बॉल को सेलेक्ट करने का इवेंट हमने मान लिया A, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे PE1, है ना, मतलब कि पहले वाले बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए आपके पास 2 बैग है, कोई नंबर उनके ऊपर लिखा हुआ नहीं है, आप रैंडमली एक बैग उठा रहे हैं, तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी होगी दोनों की, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो जो PE1 है वो होगी 1/2, और जो PE2 है मतलब कि सेकंड वाले बैग को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आपकी 1/2 होगी, ठीक है। हाफ हाफ चांसेस है, पहले कोई भी बैग आप उठा सकते हैं, हाफ हाफ चांसेस है दोनों को उठाने के, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आपने बैग का सिलेक्शन कर लिया। अब बैग का सिलेक्शन करने के बाद उसमें से रेड बॉल को आपको सिलेक्शन करना है, तो पहले वाले बैग में से रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी PA/E1। A/E1 का मतलब क्या है कि E1 यानी कि आप बैग का सिलेक्शन कर चुके हैं, अब आप उसमें से रेड बॉल का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो PA/E1, ठीक है। तो देखिए पहले वाले बैग में जो रेड और ब्लैक बॉल्स थी दोनों 4-4 थी, तो पहले वाले बैग से अगर आप रेड बॉल निकालेंगे तो उसमें रेड बॉल हैं 4 और टोटल बॉल्स हैं 8, तो 4/8, ठीक है। PA/E2 मतलब कि सेकंड वाले बैग से अगर आप रेड बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी PA/E2। PA/E2 का मतलब क्या है कि E2 यानी कि बैग का आप सिलेक्शन कर चुके हैं, सेकंड वाले बैग का, उसमें से आप रेड बॉल का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो सेकंड वाले बैग में 6 ब्लैक थी और 2 रेड थी, तो उसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 2/8, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब हम लोग बेस थ्योरम यूज़ करेंगे। बेस थ्योरम क्या स्टेट करती है कि बॉल तो हमने निकाल ली, अब क्या चांसेस ऐसे रहे होंगे कि जो बॉल आई है वो सेकंड वाले बैग से ही, फर्स्ट वाले बैग से आई हो, ठीक है। हमें नहीं पता, हमने तो बस निकाल लिया और बाद में चेकआउट करना है कि हाँ भाई जो बॉल है हमारे पास रेड तो है लेकिन किस बैग से निकली है, काउंट करके हम लोग देखेंगे बाद में। तो क्या चांसेस हैं कि वो फर्स्ट वाले बैग से ही निकल कर आई हो, है ना। बॉल तो रेड हो गई, तो बॉल रेड हो गई यानी कि E1/A। E1/A का मतलब क्या हुआ, ए मतलब कि बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, रेड होने के चांसेस, और इवन मतलब कि फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो बॉल तो रेड हो गई, है ना। देखिए आपको याद होगा हमने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, PA/B का मतलब होता था द प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये था ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि जो बॉल है वो रेड है, फर्स्ट वाले बैग से हो, इसीलिए पी E1 अपॉन ए। ठीक है, ये थोड़ा सिंबल्स का याद रखना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग बेस थ्योरम कैसे लगाते हैं। आपको जैसे फर्स्ट बैग से आपको बॉल को लेना है, तो ऊपर आप कंडीशन डाल दीजिए फर्स्ट बैग वाली, ठीक है ना। कैसे, पहले बैग का सिलेक्शन इनटू उसमें से रेड बॉल का सिलेक्शन, पी E1 इंटू पी ए अपॉन E1। ठीक है, पहले बैग का सिलेक्शन इनटू उसमें मल्टीप्लिकेशन आपको करना है उसमें से रेड बॉल का सिलेक्शन, और नीचे आपको करना है टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। पहले बैग का सिलेक्शन इनटू उसमें से रेड बॉल का सिलेक्शन प्लस सेकंड बैग का सिलेक्शन प्लस उसमें से रेड बॉल का सिलेक्शन, यानी कि सिंबल्स का याद रखना है P1 इंटू पी ए अपॉन E1 अपॉन P1 इंटू पी ए अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू पी ए अपॉन E2। ठीक है, देखिए नीचे देखिएगा हमने टोटल प्रोबेबिलिटी ली है, दिस प्लस दिस। ठीक है, दिस केस इज नोन एज टोटल प्रोबेबिलिटी, और जो कंबाइंड केस आप देख सकते हैं यही जो है फॉर्मूला टाइप, यही आपका बेस थ्योरम है ना। हमेशा बेस थ्योरम ऐसे केसेस में लगेगी जहां पर कुछ केसेस आपको इंडिविजुअली दे दिए जाएंगे, इसमें से जैसे कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है ना, किसी बंदे का वहां से सिलेक्शन करना है, क्या चांसेस है कि वो सेकंड वाली कंपनी से आया हो, तो इस काइंड के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमेशा बेस थ्योरम से ही करने हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब क्या हुआ कि P1, अब देखिए सारी वैल्यूज डालिए। P1 हमारे पास 1/2 था, ये 1/2 लिख दिया। पी ए अपॉन E1 वॉज 4/8, तो ये 4/8 लिख दिया। P1 वॉज 1/2 एंड पी ए अपॉन E1 वॉज 4/8। P2 मतलब सेकंड वाले बैग के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी वो भी तो 1/2 ही थी, तो 1/2, और उसमें से रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं आप 2/8। ठीक है, सारी वैल्यूज़ बस हमने सब्सिट्यूट किए, आप देख सकते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं किया, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर डाल दी हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसा खास काम नहीं किया, बस इसका सिंप्लीफिकेशन आपको करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए निकल कर आया, ये आप देख सकते हैं कि हो गया आपका 4 1 जार 4 और नीचे हो गया 2 8 जार 16, और ऊपर भी देखिएगा 4, ये हो गया 16, ये हो गया आपके पास 2/16। तो 16 16 एलसीएम आ जाएगा और 4 + 2 6 हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/6 मतलब कि 2/3 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। दिस वाज बेस थ्योरम। ठीक है, तो क्लियर हो गया वो, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और बाकी देखिए इस पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, तो आगे क्लियर होता चला जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये भी देखिएगा ऐसा ही है, क्या सेट कर रहे हैं समझिएगा ज़रा। ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, एक कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, इट इज़ नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल, ये हमको पता है कि हॉस्टल में 60% बच्चे हैं, है ना, जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 60% हॉस्टल में है, एंड 40% आर द डे स्कॉलर्स, और 40% ऐसे हैं जो कि डेली स्कूल आते जाते हैं घर से अपने, मतलब कि जो है हॉस्टल में नहीं रहते। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। प्रीवियस ईयर के जो रिजल्ट्स हैं वो बताते हैं कि जो बच्चे हॉस्टल में हैं उनमें से 30% को ए ग्रेड मिला। ठीक है, एंड 20% ऑफ द डे स्कॉलर्स अटेन ए ग्रेड, और 20% डे स्कॉलर्स को मिला, जो डेली आते जाते थे उनमें से 20% बच्चों को ए ग्रेड मिला, और जो हॉस्टल में रहते थे उनमें से 30% को ए ग्रेड मिला। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज़ एन ए ग्रेड। अब क्या हुआ है कि स्टूडेंट का सिलेक्शन किया गया साल के एंड में और देखा कि उसका ए ग्रेड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक हॉस्टलर हो। ठीक है, वही बात आ गई ना, यहाँ पर भी देखिए दो डिफरेंट केसेस हैं, दो डिफरेंट पार्ट हैं, एक हॉस्टल वाला है, एक डे स्कॉलर वाला है। एक स्टूडेंट का आपको सिलेक्शन करना है और आपको बताना है कि ये हॉस्टलर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लगनी है आपकी बेस थ्योरम। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको एक स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है। 60% जो हैं वो डे जो हॉस्टलर हैं और 40% डे स्कॉलर्स हैं। तो पहले आपको एक स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है जिसका कि ए ग्रेड आया हो, उसके बारे में आपको देखना है, फिर वो हॉस्टल से निकला हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है। ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, देखिए E1 मैंने मान लिया है जो हॉस्टल में रहने वाले की, जो हॉस्टल में रहने वाले जो पर्सन्स हैं, हॉस्टलर्स जो हैं उनको सेलेक्ट करने वाला जो इवेंट है उसे हमने E1 मान लिया। तो P1 उसमें 60% बच्चे हॉस्टल में, बात याद रखिएगा, तो 60/100। ठीक है, 60% मतलब अपॉन 100 ही होता है, तो 60/100 यानी कि 6/10 आप इसको लिख सकते हैं। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ हॉस्टलर। ठीक है, 6/10। उसके बाद हम डे स्कॉलर की बात करते हैं, तो उस इवेंट को हमने E2 मान लिया, ये डे स्कॉलर हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 40% बच्चे ऐसे हैं, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि डे स्कॉलर्स हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 40/100 यानी कि 4/10।
ठीक है। इसके बाद देखिएगा अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग हॉस्टल वाली बात हो गई और डे स्कॉलर वाली बात हो गई। ठीक है, तो देखिए हॉस्टल वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें उनमें से उन बच्चों को लेना है, उन स्टूडेंट्स को लेना है जिनको ए ग्रेड मिला है। कितने परसेंट को मिला है? 30% को। तो देखिए पी ए अपॉन ई वन, पी ए अपॉन ई वन का मतलब क्या है कि ई वन यानी कि आपने हॉस्टलर का सिलेक्शन कर लिया, अब उसमें से आप किसी ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं जिसको ए ग्रेड मिला है, तो पी ए अपॉन ई वन मैंने उसको नाम दे दिया। ठीक है, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखिएगा क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था कि 30% हॉस्टलर्स को ए ग्रेड मिलता है। 30% मतलब 30/100, जैसे आप लिख सकते हैं 3/10। इसके बाद देखिएगा अगर हम बात करें ए ग्रेड डे स्कॉलर्स में से आया हो तो पी ए अपॉन ई टू, तो 20% डे स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनको ए ग्रेड मिला है, तो 20/100 यानी परसेंट मतलब अपॉन 100 होता है, यू रिमेंबर दिस एज आई नो दिस, तो 2/10। ठीक है, तो हमारे पास सारी कंडीशंस निकल कर आ चुकी हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि ए ग्रेड तो आ गया लेकिन किस में से आया हो? हॉस्टलर में से आया हो। तो हॉस्टलर वाले इवेंट आपने क्या लिया था? E1। तो आपको क्या करना है? आपको पता करना पड़ेगा पी E1 अपॉन ए। E1 अपॉन ए का मतलब क्या हुआ कि ए ग्रेड तो आ गया, ठीक है, लेकिन कहाँ से आया हो? हॉस्टलर में से आया हो, तो पी E1 अपॉन ए। तो देखिएगा फॉर्मूला वापस से वही जो हमने ऊपर लगाया था। ऊपर तो देखिए क्या होगा कि जहाँ पर से आप सिलेक्शन कर रहे हैं, जैसे आप हॉस्टल में से ले रहे हैं तो पहले हॉस्टलर का सिलेक्शन इंटू उसमें से ए ग्रेड वालों का सिलेक्शन, मतलब पी E1 इंटू पी ए अपॉन E1। ठीक है, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी P1 इंटू पी ए अपॉन E1 प्लस P2 इंटू पी ए अपॉन E2। देखिए सिंबल में अगर कन्फ्यूजन हो तो आप सिंपली याद रख लीजिए कि हॉस्टल वाली बात चल रही है ना, तो पहले हॉस्टल का सिलेक्शन कर लीजिए, तो 6/10 इंटू उसमें से ए ग्रेड वालों का सिलेक्शन, तो 6/10 इंटू 3/10, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या? 6/10 इंटू 3/10 प्लस 4/10 इंटू 2/10। अगर कन्फ्यूजन रहता है उसमें सिंबल्स में तो नीचे आपको टोटल प्रोबेबिलिटी ही लेनी है। ठीक है, चलिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सारी वैल्यूज आपके पास में ऊपर लिखी हुई हैं। P1 हमारे पास 6/10 है, PA/E1 3/10, PE1 6/10, PA/E1 इज 3/10, PE2 इज 4/10, और ये आपके पास हो गया 2/10। इसका बस आपको सिंप्लीफिकेशन करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आपको मिलेगा, ये देखिएगा 9/13। तो क्लियर हो गया होगा, सवाल समझ में तो आया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा और भी हैं क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। जी हाँ, देखिएगा फोर्थ, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज आंसर और गेसेस। एक MCQ टेस्ट है, उसमें क्या है कि किसी स्टूडेंट को या तो आंसर आता है या फिर वो गैस करता है, ऐसे ही होता है, जनरली सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। तो 3/4 तो प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर को जानता है, ठीक है, और 1/4 चांसेस ऐसे भी हैं कि उसे आंसर नहीं पता। ठीक है, 3/4 तो उसे प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी उन्होंने हमको दी हुई है। 3/4 इज़ द प्रोबेबिलिटी कि जो स्टूडेंट है वो आंसर जानता है, और 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है गैस करता है, अंदाज लगाता है आंसर को। एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गैसेज द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। अब आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि स्टूडेंट जो गैस कर रहा है उसके आंसर के करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/4। इस बार वो प्रोबेबिलिटी ही हमको देके चल रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि इतने टोटल क्वेश्चंस है या इतने क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हमको कह रहे हैं, सीधे प्रोबेबिलिटी आपको दे रहे हैं। वो क्या है हमारे पास, उन्होंने बोला हुआ है कि अगर स्टूडेंट गैस करता है और उसमें से उसकी सही होने के चांसेस हैं, उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट द आंसर इज करेक्ट। ठीक है, आंसर करेक्ट हो गया बच्चे का, अब आपको पता करना है, प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि वो आंसर जानता था तब उसका आंसर सही हुआ है। दो केसेस हैं, एक तो वो आंसर जानता है, दूसरा आंसर वो अपना गैस कर रहा है। ठीक है ना, दो चांसेस होते हैं, दो प्रोबेबिलिटीज, मतलब दो केसेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आंसर तो करेक्ट हो गया, तो ये बताइए, ये प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है कि वो आंसर जानता था। ठीक है, गैस वाला आंसर सही नहीं हमको लेगी, मतलब जो है गैस वाला नहीं पूछा हुआ है, अंदाज लगाने वाला नहीं पूछा हुआ है, उसका सही तो हुआ है लेकिन आंसर जानने के बाद सही हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है, तो देखिएगा, समझिएगा ज़रा। देखिए मैं लिख दिया यहाँ पर, हमने मान लिया PE1, ठीक है ना, मतलब कि वो इवेंट जिसमें वो आंसर को जानता है, ही नोज आंसर। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमको दे रखी है 3/4, और वो गैस कर रहा है, ही गैसेज, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको दे रखी है 1/4, मतलब PE2। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, एक बात समझिएगा, अगर वो आंसर को जानता है तो अगर आंसर को जानता है तो 100% चांसेस हैं कि उसका आंसर सही होगा। भाई MCQ है, मैं किसी आंसर को जानता हूँ तो मेरा तो फिर तो सही होने वाला ही है ना। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं PA/E1 के बारे में, A/E1 का मतलब क्या हुआ कि हमने
इवन मतलब कि हमने ये वाला इवेंट ले लिया, इसमें से करेक्ट आंसर की हम लोग प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमको क्या दिया हुआ है कि अगर वो आंसर को जानता है तो देखिए आंसर को जानता है तो उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी, करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी तो 100% होगी ना, यानी पी ए अपॉन ई वन विल बी इक्वल टू 1। और पी ए अपॉन ई टू मतलब कि वो गैस कर रहा है, उस केस में आंसर की सही होने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने हमको दे रखी है सवाल में 1/4। देखिए अगर आप आंसर को जानते हैं, देखिए ये चीज़ पे ध्यान देना, आपको ये हमको दे नहीं रखा था, हमने खुद से निकाली है ये चीज़। अगर हम आंसर को जानते हैं, हमारा एमसीक्यू का कोई टेस्ट है, हम आंसर को जानते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे आंसर सही होने की चांसेस 100% है, मतलब कि 1 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और अगर गैस कर रहे हैं तो उन्होंने हमको दे रखी है, उस केस में जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 है। अब उन्होंने बोला कि आंसर तो सही है, आंसर इज करेक्ट। अब आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि वो आंसर को जानता हो वो जो बंदा है। तो देखिए अब आपको बेस थ्योरम लगानी है, आंसर सही है, ये जानने वाला है, ये गैस करने वाला है, हमें जानने वाला ऊपर लेकर चलना है, ठीक है। तो जानने वाले में करेक्ट होने की चांसेस कितने थे, 1 है ना, करेक्ट होने की चांसेस मतलब कि 100%। तो 1 इंटू 3/4 ये ऊपर आएगा, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 इंटू 3/4 प्लस 1/4 इंटू 1/4, ये आपको बस नीचे कर देना है, ठीक है। अगर आपको सिंबल्स याद करने में थोड़ी दिक्कत हो तो, वैसे ऐसा कुछ खास नहीं होता है। पी ए अपॉन ई वन का मतलब है कि इवेंट आपका सेलेक्ट हो गया है ना, उसमें से आप करेक्ट आंसर वाला सिलेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर सेकंड वाला इवेंट सेलेक्ट हो गया है, उसमें से आप करेक्ट आंसर वाला सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है पी ई वन अपॉन ए, मतलब आंसर तो करेक्ट है लेकिन वो कहाँ से आया हो, जानने वाले से आया हो, तो पी ई वन अपॉन ए, ठीक है। तो वो देखिएगा हमने वही फॉर्मूला वापस यूज़ कर दिया यहाँ पर बेस थ्योरम वाला, सारी वैल्यूज़ आपको डालनी है। पी ई वन इज 3/4, यहाँ 3/4 लिखिए, पी ए अपॉन ई वन इज 1, ओके। पी ई वन नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, तो 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4 यहाँ पर, और बस आपको सिंप्लीफिकेशन करना है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास आंसर निकल कर आएगा 12/13। तो मेरे ख्याल सवाल क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अपने 5th क्वेश्चन के बारे में, समझिएगा ज़रा अच्छे से 5th वाला भी। देखिए 5th वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लेकिन थोड़ा तो ध्यान लगाना पड़ेगा। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present, ठीक है। एक लेबोरेटरी में टेस्ट होता है और अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी है तो 99% केस में उसकी जो रिपोर्ट आती है वो बिल्कुल करेक्ट आती है ना, करेक्ट आती है, करेक्ट रिपोर्ट बताता है कि हाँ भाई इस पर्सन को बीमारी, 99% केसेस में सही बताता है। मतलब 1% चांस ऐसे भी हैं जब वो रिपोर्ट फॉल्स बताता है, यानी कि किसी बंदे को बीमारी नहीं है फिर भी वो बता देगा कि यस इसको पर्सन को बीमारी है। समझ पा रहे होंगे ना, यहाँ उन्होंने दिया नहीं, आपको सोचना पड़ेगी बात। 99% मतलब इफेक्टिव है, तो इनडायरेक्टली 1% ऐसे भी चांसेस हैं कि पर्सन को बीमारी ना होने के बावजूद भी उसको वो बीमारी बता देगा, 1%, राइट। चलिए इसके बाद हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। अब वो आपसे क्या बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि however the test also yields a false positive result 0.5% of the healthy person tested। उन्होंने क्या बोला कि जब हेल्दी पर्सन को टेस्ट किया जाता है, ठीक है, हेल्दी पर्सन को टेस्ट किया जाता है तो उसमें भी 0.5% चांसेस पे वो उसकी फॉल्स रिपोर्ट बना देता है, ठीक है, फॉल्स रिपोर्ट बना देता है। अब आगे उन्होंने बोला, ये लिखा उन्होंने, देखिए दैट इज, इसकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इफ़ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन द प्रोबेबिलिटी इज 0.005, द टेस्ट विल इम्प्लाई he has the disease। just a second, 5th, अच्छा आगे उन्होंने वो दिया हुआ है, मतलब मैंने क्वेश्चन, चलिए मतलब ये कहने का कि वो जो 1% वाला केस है वो नहीं है। हाँ चलिए फिर से क्वेश्चन देखते हैं वाला, समझिएगा अच्छे से, है ना। मैं भूल गया सवाल ये वाला कि इसमें था क्या। चलिए फिर से बताता हूँ। अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज़ इनफेक्ट प्रेजेंट। अगर वाकई बीमारी प्रेजेंट है तो 99% केसेस में वो बता देता है कि हाँ भाई इस पर्सन को बीमारी है, मतलब 99% केसेस में वो इफेक्टिव है जो टेस्ट है।
However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. मतलब ये कह रहे हैं कि अगर बीमारी नहीं है ना, और कोई पर्सन टेस्ट करवाने जाता है हेल्दी पर्सन, उस केस में भी वो 0.5% केसेस में ऐसा करता है, वो जो टेस्ट है कि वो उसको बीमार बता देता है, बीमारी ना होने के बावजूद भी बीमार बताया था। 0.5% केस में ऐसा भी हो रहा है। इसके बाद देखिएगा, इफ़ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ डिजीज़, जितनी पॉपुलेशन है उनमें से 0.1% को वाकई में बीमारी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ द डिजीज गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि उस ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करने की जिसको वाकई में बीमारी है और टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि 99% केसेस में क्या होता है कि रिपोर्ट भी टेस्ट जो पॉजिटिव बताती है, मतलब इफेक्टिव होती है वो, है ना, इफेक्टिव होती है, पर्सन को बीमारी है तो बीमार बताएगी उसे। 0.5% केस में ऐसा भी हो जाता है कि उसको बीमारी नहीं है, उसके बाद भी वो बीमारी बता देती है। 0.1% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको एक्चुअली वो बीमारी है, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एक ऐसे पर्सन की जिसका टेस्ट भी पॉजिटिव आया है ना, और उसको वाकई बीमारी है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा अपना 5th वाला क्वेश्चन। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दी हैं सारी बातें, है ना। ये देखिएगा, ए हमने मान लिया इवेंट, पर्सन हैज़ डिजीज इन फैक्ट, उसको वाकई बीमारी है, उस इवेंट को हमने ए नाम दे दिया। बी, पर्सन डज नॉट हैव डिजीज, पर्सन को बीमारी नहीं है। और सी हमने मान लिया कि टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब आपको पता करना है कि टेस्ट रिजल्ट तो पॉजिटिव है और उस पर्सन को वाकई बीमारी हो, यानी कि आपको पी ए अपॉन सी पता करना है। मैंने यहाँ पर लिख दी है ये बात कि आपको पी ए अपॉन सी फाइंड आउट करना है कि टेस्ट रिजल्ट तो पॉजिटिव आया है और उसे वाकई में बीमारी हो, ये प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है, मतलब पी ए अपॉन सी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, हम बात करेंगे पी ए के बारे में। पी ए मतलब कि पर्सन हैज़ डिजीज इन फैक्ट। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जितनी पॉपुलेशन वहाँ पर टेस्ट करवाती है उनमें से 0.1% को बीमारी होती है। 0.1% इज पी ए, है ना। ए मतलब पर्सन हैज़ डिजीज इन फैक्ट, तो 0.1% का मतलब क्या हुआ, 0.1 अपॉन 100, परसेंट का मतलब अपॉन 100 होता है। आप डेसिमल हटा के नीचे 1000 लिख सकते हैं, सो 1 अपॉन 1000 आपका ये आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा, अब हम निकालना है पी सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि पर्सन को बीमारी हो और टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आया हो। कितने केसेस में ऐसा, 99% केसेस में। पी सी अपॉन ए का मतलब ये हुआ, सी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ कि उसको पर्सन को बीमारी है, पर्सन हैज़ द डिजीज इन रियल, और टेस्ट भी पॉजिटिव आया हो। तो आपने अभी क्या पढ़ा था, 99% केसेस में जो टेस्ट है वो इफेक्टिव होता है। तो 99% यानी कि 99 अपॉन 100। पी मतलब कि पर्सन डज नॉट हैव डिजीज। देखिए 0.1% पॉपुलेशन को ही सिर्फ बीमारी है, तो 100 माइनस 0.1 मतलब कि 99.9% लोगों को बीमारी नहीं है। तो इसे हम लोग फ्रैक्शन में लिख देंगे, तो 999 अपॉन 1000 हो गया। इसके बाद पी सी अपॉन बी। सी अपॉन बी मतलब टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ गया हो लेकिन बीमारी ना हो, तो ऐसे भी कुछ केसेस है ना, 0.005%, नहीं ये परसेंट नहीं था, 0.5% है एक्चुअली, वो था आपका 0.5%। ठीक है, परसेंट आगे नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि 0.5 अपॉन 100, और डेसिमल हटाकर एक और 0 आ जाएगा, मतलब कि 5 अपॉन 1000। ये आपके पास पी सी अपॉन बी हो। ये आपको निकालना क्या है, पी ए अपॉन सी निकालना है आपको। ए अपॉन सी का मतलब सी यानी कि टेस्ट रिजल्ट। देखिए क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है कि आपको पूछा क्या है। उन्होंने बोला कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, बीमारी वाकई में हो, उसकी आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो वाकई में है वो नीचे चला जाता है एक्चुअली, है ना। जो ऑलरेडी हो चुका है, हमने पढ़ा था ना पी ए अपॉन बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो पी ए अपॉन बी था। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा आपका पी ए अपॉन सी। ठीक है, कि वाकई बीमारी हो तो पी ए अपॉन सी आपको निकालना है। तो वाकई फिर से वही काम आपको करना है, बेस थ्योरम आपको लगानी है। ए अपॉन सी में देखिए आप क्या करेंगे, ऊपर आएगा आपका पहले पी ए इंटू पी सी अपॉन ए प्लस, पी ए इंटू पी सी अपॉन ए, और नीचे आ जाएगा आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब पी ए इंटू पी सी अपॉन ए प्लस पी बी इंटू पी सी अपॉन बी। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन, सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख देंगे। देखिएगा ये रहा, पी ए इंटू पी सी अपॉन ए, नीचे आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाती है। उसी तरीके से इसका बस आपको सिंप्लीफिकेशन करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए मैंने किया हुआ है पूरा, ठीक है। ये हमारे पास निकल कर आएगा 22.113, दिस इज आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो गया वो सवाल, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बस कैलकुलेशन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है नीचे। तो
सॉल्यूशन मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके साथ। चलिए इसके बाद देखिएगा 6 वाला क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है। देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स हैं, ठीक है। 1 is 2 हेडेड कॉइन, एक में दोनों तरफ हेड है। आपने देखा था ना शोले मूवी में दोनों तरफ हेड था, अमिताभ बच्चन जो कॉइन टॉस करता था उसमें दोनों तरफ हेड था। तो भी ये कह रहे हैं कि 1 is 2 हेडेड कॉइन जिसमें दोनों तरफ हेड है, ठीक है। अनदर इज बाइज्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड्स 75% ऑफ द टाइम, और दूसरा जो कॉइन है वो एक बाइज्ड कॉइन है। बाइज्ड मतलब हो गया उसमें छेड़खानी की गई है और उसमें 75% टाइम्स हेड आता है। एंड थर्ड इज एन अनबाइज्ड कॉइन, और थर्ड वाले एक अनबाइज्ड है, मतलब कि उसमें हेड और टेल्स आने के चांसेस बराबर बराबर हैं। 1 of 3 कॉइन्स इज चूजन एंड रैंडम एंड टॉस्ड, अब तीनों में से एक कॉइन का सिलेक्शन किया जाता है और उसे टॉस किया जाता है, ठीक है, और देखा जाता है उसमें से हेड आया है। तो क्या चांसेस हैं दैट इज 2 हेडेड कॉइन, तो क्या चांसेस हैं कि वो 2 हेड वाला कॉइन हो, ठीक है। देखिए 2 हेड वाले कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 100% होगी, मतलब कि 1 होगी, है ना। अब देखिए, अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कॉइन्स का सिलेक्शन करना है। 3 कॉइन्स हैं, तीनों के लेने की चांसेस भाई 1/3 1/3 1/3 होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो देखिएगा 6 वाला सवाल, जी हाँ। तो देखिएगा हमने क्या किया पहले कि तीनों कॉइन्स में से तीनों कॉइन्स की सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब PE1 PE2 PE3 1/3 1/3 होगी। आप कोई भी, आपके पास 3 कॉइन रखे हो, आप रैंडमली कोई भी कॉइन उठा सकते हैं, है ना। तो हर एक के आने के चांसेस 1/3 हैं। उसके बाद PA/E1, ए मतलब कि हेड आने के चांसेस मान लिए हमने। तो देखिए पहले वाले केस में जहाँ पर 2 हेड वाला कॉइन है तो वहाँ पर तो हेड आने के चांसेस 1 है, मतलब कि 100%। सेकंड वाले में हेड आने के चांसेस मतलब PA/E2, वहाँ पर कितने बार हेड आता है, 75% टाइम्स हेड आता है। तो 75% मतलब 75/100, जैसे आप लिख सकते हैं 3/4। और थर्ड वाला जो है वो अनबायस्ड है, अनबायस्ड मतलब हेड्स आने के चांसेस और टेल्स आने के चांसेस बराबर बराबर हैं, तो 1/2, ठीक है। A/E3 मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सिंबल सब आपको थोड़े से क्लियर हो रहे होंगे। PA/E1 का मतलब क्या है कि कॉइन का सिलेक्शन कर लिया, उसमें से हेड आने के चांसेस क्या हैं। यहाँ पर कौन का सिलेक्शन कर लिया है सेकंड वाले, और उसमें से हेड आने के चांसेस क्या हैं। यहाँ पर थर्ड वाले कौन का सिलेक्शन कर लिया, उसमें से हेड आने के चांसेस क्या हैं। इस तरीके से आपके टोटल केसेस बनते हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि कॉइन पर तो हेड आ गया है, लेकिन कहाँ से आया हो, पहले वाले केस से आया हो, मतलब कि 2 हेड वाले कौन से आया हो, यानी कि PE1/A आपको निकालना है। तो जिसमें से निकालना है वो आपको ऊपर रखना होता है। तो PE1 इंटू PA/E1 और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3, ये आपको नीचे टोटल लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद सारी वैल्यूज़ बस आप देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए हमने, ठीक है। और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमें आंसर मिला है वो है अपना 4/9। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सवाल, इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं था। चलिए इसके बाद 7th वाले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्या स्टेट कर रहा है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स, ठीक है ना। एक इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 स्कूटर ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया है, 4000 कार ड्राइवर्स का किया है और 6000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट्स आर 0.01 0.03 0.15 रेस्पेक्टिवली। अब स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं, प्रोबेबिलिटी दे रखी है इस केस में उन्होंने, ठीक है ना, वो है 0.01, और कार ड्राइवर की जो प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट की वो है 0.03, और ट्रक ड्राइवर्स की जो है 0.15। आप देख सकते हैं स्कूटर ड्राइवर की सबसे कम है, इसीलिए बाइक ही ज़्यादा चलाता हूँ, ठीक है। चलिए, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सनस मीट विद एन एक्सीडेंट। अब क्या हुआ कि एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हुआ। अब क्या चांसेस हैं कि वो एक स्कूटर ड्राइवर हो, ठीक है। तो स्कूटर ड्राइवर होने के आपको चांसेस पता करने हैं, मतलब इंश्योरेंस वो तो हो गया, एक्सीडेंट तो हो गया, अब आपको पता करनी है प्रोबेबिलिटी कि वो एक स्कूटर ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर्स की सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी पड़ेगी। ये है अपना, जी हाँ ये रहा 7th वाला। देखिए सबसे पहले मैंने निकाला कि टोटल देखिए हमारे पास 2000 4000 6000 टोटल 12000 हमारे पास ड्राइवर्स हैं। तो उनमें से स्कूटर ड्राइवर मतलब कि PS स्कूटर ड्राइवर की सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/12000 2000/12000 मतलब कि 1/6। कार ड्राइवर की 4000/12000 यानी कि 1/3, और ट्रक ड्राइवर मतलब कि 6000/12000 यानी कि 1/2। ये उन इंडिविजुअल पर्सन, जैसे स्कूटर ड्राइवर है तो स्कूटर ड्राइवर 2000 है, तो उनमें से किसी एक पर्सन को आपको लेना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही, 2000 रहेगी, और टोटल कितने हैं 12000 है, तो 2000/12000
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये तो होता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का। तो 2000 अपॉन 12,000। इसके बाद देखिएगा अब क्या रहा कि एक्सीडेंट तो हो गया, एक्सीडेंट हुआ हो स्कूटर ड्राइवर का, है ना, स्कूटर ड्राइवर तो है और एक्सीडेंट उसका हो रहा है, स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट। तो पहले स्कूटर ड्राइवर का सिलेक्शन और ऊपर एक्सीडेंट वाली बात चल रही है। तो इसका उन्होंने हमको कितना दिया हुआ है 0.01 प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो 0.01 मतलब कि 1/100। और अगर एक्सीडेंट हुआ है कार ड्राइवर का तो PA/C, तो 3/100, क्योंकि ये 0.03 जो है 0.03 प्रोबेबिलिटी थी उसकी। और अगर वो ट्रक ड्राइवर हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.15 मतलब कि 15/100। अब हमें निकालना है कि एक्सीडेंट तो हो गया है ना, लेकिन स्कूटर ड्राइवर का होना चाहिए, मतलब कि जो हो गया वो नीचे, यानी कि आपको पता करना है PS/A। एक्सीडेंट तो हो गया लेकिन स्कूटर ड्राइवर का होना चाहिए, तो PS/A। तो वापस से वही केस कि आपको टोटल तो जो हमें निकालना था वो वाले केस ऊपर, यानी PS इंटू PA/S, है ना, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी PS इंटू PA/S प्लस PC इंटू PA/C प्लस PT इंटू PA/T। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, सारी वैल्यूज आपके पास हैं ही, ठीक है, सारी वैल्यूज देखिए लिखी हुई हैं, सब सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। ये देखिएगा सारी वैल्यूज से सब्स्टिट्यूशन किया है, बस इसे सिंप्लीफाई किया है और आपको आंसर मिल गया जो कि निकल कर आया है 1/52। 1/52 चांसेस ऐसे हैं कि स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ हो जो कि इंश्योर्ड है, ठीक है ना, जिसका इंश्योरेंस किया हुआ है। तो क्लियर हो गया होगा, ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा 8th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है। 8th, a factory has two machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of the output and machine B produced 40% of the items. क्या बोला उन्होंने कि एक फैक्ट्री में दो मशीनें हैं और भी। तो पुराना रिकॉर्ड क्या बताता है कि जो भी आइटम वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से 60% तो A प्रोड्यूस करती है और 40% B प्रोड्यूस करती है। मतलब क्या हुआ कहने का कि अगर आप एक आइटम का सिलेक्शन कर रहे हैं और वो मशीन ए से आया हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 60, मतलब 60% चांसेस ऐसे हैं कि वो जो है आपका ए मशीन से निकल कर आया हो। समझ रहे मेरे कहने का मतलब 40% चांसेस ऐसे हैं कि वो मशीन बी से निकल कर आया हो, ठीक है। फर्दर 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। बाद में पता चलता है, बाद में देखा जाता है कि जो ए जितना आइटम्स प्रोड्यूस कर रही है उसमें से 2% आइटम्स डिफेक्टिव हैं और बी जितने आइटम्स प्रोड्यूस कर रही है उसमें से 1% आइटम जो डिफेक्टिव हैं। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम, ठीक है, एंड दैट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। और पता चलता है कि वो डिफेक्टिव आइटम है, एक आइटम का सिलेक्शन किया जाता है और पता चलता है वो डिफेक्टिव है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो क्या चांसेस हैं कि वो मशीन बी से निकल कर आया हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर मशीन के सिलेक्शन करने के चांसेस हाफ हाफ नहीं है, क्योंकि जिस आइटम का सिलेक्शन करना है 60% आइटम्स ए बनाती है, 40% आइटम्स बी बनाती है, तो ए वाले आइटम के सेलेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। समझ पा रहे होंगे, 60% है यहाँ पर, दोनों की चांसेस हाफ हाफ नहीं है। जैसे हमने पीछे कॉइन वाला क्वेश्चन किया था, है ना, और हमने बैग वाला क्वेश्चन किया था, उसमें चांसेस इक्वल इक्वल हो जाते हैं सबके, लेकिन यहाँ पर इक्वल इक्वल चांसेस नहीं रहेंगे दोनों के। ये बात आपको क्लियर होगी शायद से, ठीक है। पहली वाली मशीन 2% आइटम्स खराब बनाती है, दूसरी वाली 1% खराब बनाती है। देखिएगा हम लोग बात करेंगे पहले कि अगर मशीन ए का सिलेक्शन होता है, जो हम आइटम निकालते हैं वो मशीन ए से आया हो, कोई भी आइटम, ठीक है ना, तो 60% आइटम्स मशीन ए बना रही है, तो 60/100, ठीक है। और अगर बी की हम लोग बात करते हैं कि मशीन बी से निकला हो वो आइटम, जिस आइटम का हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, तो 40% आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, तो 40/100। इसके बाद देखिएगा अब हमें उस आइटम का सिलेक्शन करना है, जो भी हमारे पास आइटम है उस आइटम का सिलेक्शन करना है, डिफेक्टिव आइटम का सिलेक्शन करना है। तो वो मशीन ए का सिलेक्शन तो कर लिया, उसमें से डिफेक्टिव ए आइटम का सिलेक्शन करेंगे हम लोग, तो कितने चांसेस हैं, उन्होंने बोला था 2%, यानी कि 2/100। और अगर मशीन बी की बात करें उसमें से आइटम निकाला हो, डिफेक्टिव आइटम निकले, उसकी चांसेस हैं 1/100। अब एक आइटम तो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता है, हमने बस एक आइटम निकाल लेना होता है, फिर पता करना होता है कि हाँ भाई मशीन ए से आया हो, उसके चांसेस आपको पता करने हैं। तो जिसका पता करना है वो ऊपर, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी। तो पहले देखिएगा हमें पता करना है कि मशीन ए से आया हो, मशीन बी से आया हो। मैं तो क्वेश्चन भूल गया, मुझे याद है मशीन ए, यहाँ पर मैंने मशीन बी लिखा हुआ है, मशीन बी है, मशीन बी से आया हो, ठीक है, कि वो जो डिफेक्टिव आइटम है
वो मशीन बी से आया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको पता करनी है। जी हाँ, देखिएगा, तो एटम का सिलेक्शन तो हमने कर लिया, लेकिन वो कहाँ से आया हो, बी से आया हो, तो पी बी अपॉन आई आपको पता करना है। ठीक है, तो ऊपर वही चीज़ जिसका पता करना है वो ऊपर, तो पी बी इंटू पी आई अपॉन बी, पी बी इंटू पी आई अपॉन बी, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी आई अपॉन ए प्लस पी बी इंटू पी आई अपॉन बी, ये नीचे आ जाएगा आपका, निकल गया। ठीक है ना, इस तरीके से आपको नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी लिख देनी होती है। तो देखिएगा पी बी मतलब कि 40/100 इंटू 1/100, ये तो ऊपर आ जाएगा, नीचे 60/100 इंटू 2/100 प्लस 40/100 इंटू 1/100, नीचे आपको लिख देनी होती है टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा इसका करना है सिंप्लीफिकेशन और आपको मिल जाएगा आपका आंसर 1/4 इज अ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया वो सवाल। 8th वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा खास नहीं था। इसके बाद देखिएगा 9th समझिएगा ज़रा अच्छे से, है ना। क्या कहना है, 2 ग्रुप्स आर कॉम्पिटिंग फॉर पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉरपोरेशन। किसी कॉरपोरेशन में 2 ग्रुप कंपटीशन कर रहे हैं बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स बनने के लिए। द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप्स विल विन आर 0.6 एंड 0.4 रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जीतने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं 0.6 और 0.4 हैं रेस्पेक्टिवली, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ये बात याद रखिएगा, हाफ ऑफ चांसेस नहीं है। पहले वाले ग्रुप के चांसेस हैं जीतने के 0.6 और सेकंड वाले ग्रुप के जीतने के चांसेस हैं 0.4। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अगर पहला ग्रुप जीतता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, और वो न्यू प्रोडक्ट कोई भी न्यू प्रोडक्ट निकालेगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 है। ठीक है, और अगर सेकंड वाला ग्रुप जीतता है, वो किसी नए प्रोडक्ट को निकालता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड ग्रुप। तो आपको पता करना है प्रोबेबिलिटी किसकी, किस न्यू ग्रुप तो मतलब न्यू प्रोडक्ट तो लॉन्च हुआ है, लेकिन किससे हुआ हो, सेकंड वाले ग्रुप से लॉन्च हुआ हो, सेकंड वाले ग्रुप ने उसको रिलीज़ किया हो, सेकंड वाले ग्रुप ने उसको बनाया हो, ये आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है। ठीक है, तो चलिए सवाल देखते हैं 9th वाला। देखिए पहली बात, PG1 मतलब पहले वाले ग्रुप के सेलेक्ट होने की, पहले वाले ग्रुप की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6, तो PG1 इज 0.6। सेकेंड वाले ग्रुप की जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4, PG2 इज 0.4। अब देखिएगा पहले वाला ग्रुप जीता, उसने नया प्रोडक्ट निकाला, तो पहले वाले ग्रुप ने जीतने के बाद नया प्रोडक्ट निकाला, मतलब कि P अपॉन G1, P मतलब प्रोडक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है ना, तो P आप A लिख दीजिए, B लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया P अपॉन G1, प्रोडक्ट उन्होंने निकाला है पहले वाले ग्रुप ने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7, और सेकेंड वाले ग्रुप ने प्रोडक्ट निकाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3 दे रखा है उन्होंने। अब आपसे पूछा क्या गया है वो आपको ऊपर लिखना है, नीचे आपको टोटल प्रोबेबिलिटी लिखनी है। आपको निकालना है कि सेकंड वाला ग्रुप जीता हो, मतलब प्रोडक्ट तो लॉन्च हुआ है, नया प्रोडक्ट तो लॉन्च हुआ है, लेकिन सेकंड वाले ग्रुप ने किया हो, तो आपको निकालना है PG2 अपॉन P, जिसका आपको पता करना है वो ऊपर, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी। तो G2 वाले का पता करना है ना, तो दिस इंटू दिस ऊपर आ जाता है, और नीचे आ जाएगा आपका दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, बस सिंपली ये आप मान के चलिए, नीचे बस आपको ये वैल्यूज डालनी है। ठीक है, और आपको कर लेना है ऐसे सॉल्व, और आपको मिलेगा देखिएगा 2/9। ठीक है, बस सिंप्लीफिकेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर 2/9, आपका 9th क्वेश्चन था। इसके बाद देखिएगा 10th क्वेश्चन कहाँ गया, 11th, अरे भाई 10th क्वेश्चन तो मैंने लिखा था, गिरा, समझिएगा ज़रा। सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाइज, ठीक है, एक गर्ल है वो किसी डाई को थ्रो करती है, इफ़ शी गेट्स 5 और 6, अगर उसको 5 और 6 मिलते हैं, समझिएगा एक डाई उसने थ्रो की, देखिए डाइज भी लिख देते हैं, डाई भी लिख देते हैं, ठीक है, तो जब वो एक डाई को थ्रो करती है तो उसे 5, 6 मिलता है, 5 या 6 मिलता है, शी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स, उसके बाद वो क्या करती है, उसे दौरे पड़ते हैं थोड़े से, है ना, वो एक कॉइन को 3 बार उछाल देती है। अगर उसे 5 और 6 मिलते हैं तो एक कॉइन को 3 बार उछाल देती है। देखिए एक कॉइन को 3 बार उछालने का मतलब है टोटल 8 आउटकम्स। आपको याद होगा हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में किया था, HHH, HHT, HTH, THH, कुल मिला के 8 आउटकम्स हमने निकाले थे। ठीक है, अगर 3 कॉइन्स को एक साथ उछाल दें या फिर एक कॉइन को 3 बार उछाल दें, दोनों का मतलब सेम ही है, तो क्या हुआ कि अगर उसे 5 और 6 मतलब 5 और 6 मिलते हैं तो एक कॉइन को 3 बार उछाल देती है, और अगर उसे 1 2 3 4 मिलते हैं तो वो क्या करती है, तो शी टॉसेज कॉइन वंस, तो एक ही बार कॉइन को उछालती है, एंड एवरी टाइम शी नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, और हर बार वो हेड्स का जो नंबर है उसे नोट करती है। ठीक है, इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, उसे एग्जैक्टली 1 हेड मिला है कॉइन्स पर,
देन व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे डाई पर 1 2 3 4 मिला हो। समझ रहे हैं? देखिएगा, अगर 5 और 6 हम लोगों को डाई पर लेके चलना है तो हमें एक सिक्के को 3 बार उछालना है, मतलब कि उस केस में आपको 8 आउटकम्स लेने पड़ेंगे। एच 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 टी टी एच एच वो वाले टोटल मिला के 8 आउटकम्स लेने पड़ेंगे। उसमें से 1 हेड वाले चांसेस लेने पड़ेंगे, क्यों? उन्होंने बोला है कि एग्जैक्टली 1 हेड, यू कैन सी दिस। ठीक है, और अगर 1 2 3 4 उसको मिलता है तो आपको सिर्फ एक ही सिक्का उछालना है, तो उसमें हेड और टेल्स आने के चांसेस हाफ हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा, आपको पता करना है कि हेड तो उसको मिला है, लेकिन वो कब आया हो? जब उसने 1 2 3 4 डाई पर ऑब्टेन किए हो, उस केस में हेड आया हो। चलिए देखिएगा सवाल, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 और 6। देखिए, एक डाई पर 5 और 6 आने के चांसेस होंगे 2/6, 2/6 मतलब कि 1/3। E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 2 3 4। तो एक डाई पे 1 2 3 4 आपको 4 हो गए फेवरेबल आउटकम्स, तो 4/6 मतलब कि 2/3। इसके बाद लेट H बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड। हमने मान लिया कि H जो है वो इवेंट है गेटिंग 1 हेड। अगर आप 3 सिक्कों को, एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो आपके पास देखिएगा हेड के केसेस कितने होंगे। आपको मिलेगा एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ये आपको मैं टोटल केसेस लिख रहा हूँ। उसके बाद एच टी टी, टी टी एच, टी एच टी और टी टी टी, ये आपके टोटल आउटकम्स निकल कर आएंगे 8। तो 1 हेड कितने केसेस में है देखिएगा ज़रा, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मतलब टोटल 3 जगह पर आपको 1 हेड मिल रहा है। तो 3/8, 3/8। ठीक है, अगर एक, उन्होंने बोला कि 5 और 6 मिलते हैं तो क्या करती है वो कि एक सिक्के को 3 बार उछाल देती है, तो उस केस में 1 हेड आपको मिलेगा 3 जगह पर, मतलब कि 3/8। दिस इज पी H/E1। H/E1 मतलब कि उसे 5 और 6 मिले, यहाँ से पहला वाला इवेंट हुआ, उसके बाद हेड आने के चांसेस हैं ये। और अब देखिएगा PH/E2 मतलब कि उसे 1 2 3 4 मिला हो, है ना, उसके बाद हेड आने के चांसेस, तो PH/E2। तो देखिए जाहिर सी बात है कि जब उसे 1 2 3 4 मिलते हैं तो सिर्फ वो एक कॉइन को ही टॉस करती है, तो उसमें हेड आने के चांसेस और टेल्स आने के चांसेस तो बराबर बराबर होंगे, तो मतलब कि 1/2। तो आपको निकालना है PE2/H, मतलब कि हेड तो आ गया है लेकिन कहाँ से आया हो? सेकंड वाले केस से आया हो। तो फिर से वही केस, जो आपको फाइंड आउट करना है वो ऊपर और टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे, मतलब कि PE2 इंटू PH/E2, PE1 इंटू PH/E1 प्लस PE2 इंटू PH/E2। सारी वैल्यूज जो हमने निकाली थी पीछे, सारी वैल्यूज बस आपको सब्सिट्यूट कर देनी है, सिंप्लीफिकेशन करना है, आपको आंसर मिलेगा 8/11। तो मेरे ख्याल से सवाल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद हम करेंगे अपना 11th क्वेश्चन। समझिएगा, देखिए क्या स्टेट कर रहा है 11th क्वेश्चन। A manufacturer has 3 machine operators A, B and C. First operator A produces 1% defective items, whereas other 2 persons B and C produce 5% and 7% defective items respectively. A 1% बनाता है defective items, B बनाता है 5% और C जो है वो 7% defective items बनाता है। A is on the job for 50% of the time। ठीक है, A सबसे ज़्यादा टाइम काम करता है 50%, मतलब ये कहने का अगर आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर किसी टाइम पर सबसे ज़्यादा कौन काम कर रहा है, तो आप देखेंगे कि A जो है 50% टाइम पर अवेलेबल है, B 30% टाइम तक जॉब करता है और C जो है वो 20% टाइम पर। अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो A से प्रोड्यूस हुआ हो। ठीक है, अच्छा एक बात और है, जब A सबसे ज़्यादा परसेंट टाइम दे रहा है, जब A सबसे ज़्यादा टाइम दे रहा है तो ज़ाहिर सी बात है कि डिफेक्टिव आइटम सेलेक्ट होने के चांसेस उससे ही सबसे ज़्यादा होंगे। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि उस टाइम का सिलेक्शन करते हैं, उस टाइम को देखते हैं कि जहाँ पर A पर्सन काम करता हुआ आपको मिलता है। ठीक है, तो A है 50%, मतलब A का हो जाएगा 50/100, B का हो जाएगा 30/100 और C का हो जाएगा 20/100। उसके बाद उनके डिफेक्टिव आइटम्स हैं 1%, 5% और 7%। देखिएगा, अगर हम लोग बात करें ऑपरेटर की, तो पहले वाले के ABC लिखा था क्या उन्होंने, फिर मैंने E1 E2 E3 क्यों लिख दिया? कोई बात नहीं, देखिए मैंने यहाँ पर E1 E2 E3 लिख दिया, आप यहाँ पर ABC लिख दीजिएगा। ठीक है, तो
जो पहला वाला जो पर्सन है, पहला वाला ऑपरेटर है, 50% टाइम तक है वो, तो 50% मतलब कि पहले वाला, मतलब जो हम टाइम का सिलेक्शन कर रहे हैं, हमारे पास 3 तरीके के टाइम वेरिएशन है। अगर हम टाइम का सिलेक्शन कर रहे हैं कि आप जाते हो वहाँ पर डिपार्टमेंट में, ऑफिस में, आप देखते हो कि भाई कौन सा पर्सन काम कर रहा है, उसका आइटम सेलेक्ट करते हो, देखते हो कि वो डिफेक्टिव है या नहीं, तो 50% टाइम पर आपको मिलेगा ए ऑपरेटर, मतलब कि मैंने ऐसे E1 लिख दिया है, तो P1 विल बी 50/100, 50% मतलब 50/100 यानी कि 1/2। P2 की बात करें तो 30% यानी कि 30/100 यानी कि 3/10। P3 की बात करें तो 20% यानी 20/100 मतलब कि 1/5। उसके बाद एक आइटम का सिलेक्शन किया जाता है, और वो आइटम अगर E1 से आ रहा है, पहले वाले से आ रहा है, तो उसके चांसेस से 1% मतलब कि 1/100, और सेकंड वाले के थे 5% यानी कि 5/100, और थर्ड वाले के थे 7% मतलब कि 7/100। अब उन्होंने बोला कि आइटम का सिलेक्शन कर लिया, कहाँ से आया हो, पहले वाले से आया हो, मतलब कि आपको PE1/I पता करना है। तो जो आपको पता करना है वो ऊपर नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, तो PI/E1 इंटू PE1 ऊपर आ जाएगा, P नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि PE1 इंटू PI/E1 प्लस P2 इंटू PI/E2 प्लस P3 इंटू PI/E3। सारी वैल्यूज जो हमने ऊपर निकाली हैं, सारी वैल्यूज बस यहाँ पर डाल दी हैं, सिंप्लीफिकेशन किया है, मैंने सीधे इसका आंसर लिखा आंसर शीट में से देख के, क्यों मुझे पता था मेरा सॉल्यूशन सही है, 5/54। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आंसर शीट में से देख के लिखा है, ठीक है, मेरा मन नहीं था कैलकुलेशन करने का। आप देख लेना, नहीं आता है तो मुझे बताना, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 12th वाला क्वेश्चन। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड खो जाता है, ठीक है, खो गया है कार्ड। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। अब क्या हुआ कि जो रिमेनिंग कार्ड है जो रिमेनिंग कार्ड्स बचे हमारे पास 52 में से एक कार्ड तो हो गया, तो 51 बचे, 51 में से 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं, ठीक है, और दोनों डायमंड मिलते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि द लॉस कार्ड इज बीइंग अ डायमंड, कि जो खोया हुआ कार्ड है वो भी एक डायमंड ही हो, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि खोया हुआ कार्ड भी एक डायमंड ही हो, ठीक है। सवाल समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए देखिए, आपको ये तो याद होगा कि आपको मान लीजिए 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकालने हैं, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होते थे, है ना, वो होते थे 52C2, याद होगा ना, 52 में से आपको 2 का सिलेक्शन करना है, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए अच्छा, अब देखिएगा, समझिएगा सवाल अच्छे से। देखिए यहाँ पर बात चलिए डायमंड के बारे में, तो पहले हम बात करते हैं 52 कार्ड्स हमारे पास पूरे हैं, उसमें से डायमंड आने के चांसेस और डायमंड ना आने के चांसेस, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले एक कार्ड खोया है। तो अब क्या हुआ कि डायमंड के चांसेस जो रहेंगे वो रहेंगे 13/52। आपको याद होगा कि 4 सूट होते हैं, स्पेड होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है, हार्ट होता है, तो हर एक में 13 13 13 होते हैं, और 13/52 ये हो गया हमारे पास डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1/4। डायमंड ना होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट डायमंड, ये देखिएगा। देखिए हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 में से 13 डायमंड हैं, तो 39 ऐसे हैं जो कि डायमंड नहीं है, मतलब कि 13/52 यानी कि 3/4। आपने से 13 से कैंसिल कर लेते हैं आप तो। अच्छा अब देखिएगा, अब हमारे पास का इस केस क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो एक डायमंड रहा हो, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, ठीक है। अब क्या किया जाता है कि 2 कार्ड्स का सिलेक्शन किया जाता है। देखिए 2 पार्ट्स हैं, जो खोया हुआ कार्ड है वो डायमंड भी हो सकता है, जो खोया हुआ कार्ड है वो डायमंड नहीं भी हो सकता है। इसके बाद फिर एक कार्ड का सिलेक्शन किया जाता है, सॉरी 2 कार्ड्स का सिलेक्शन किया जाता है। अब वो डायमंड हो और ना हो, ये वाली बात है, वो डायमंड हो और ना हो वाली बात। तो देखिएगा PE/E1 की बात करते हैं। PE/E1 मतलब कि एक कार्ड जो खोया है, डायमंड खो गया, अब डायमंड कितने बचे, डायमंड होते हैं 13, डायमंड कितने बचे, अब 12 बचे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जो 2 कार्ड्स का सिलेक्शन, देखिए एक कार्ड जो खोया है वो हमने डायमंड मान लिया पहले वाले केस में, ठीक है, डायमंड मान लिया हमने पहले वाले केस में। तो अब जो डायमंड्स के कार्ड बचे हैं 12 बचे हैं, तो 12C2/51C2, क्योंकि देखिए एक कार्ड तो खो गया 52 में से, तो 51 बचे ना, तो 12C2/51C2। आपको याद होगा NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये फॉर्मूला हुआ करता था। तो अगर हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे 12C2 और 51C2 की, तो देखिएगा ज़रा, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस 10 इंटू फैक्टोरियल 2,
और नीचे 51C2 है, तो फैक्टोरियल 51/51 माइनस 2 यानी कि फैक्टोरियल 49 इंटू फैक्टोरियल 2। देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फैक्टोरियल 49 ऊपर जाएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। अब करते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन, तो देखिएगा ये मिलेगा हमें 12 फैक्टोरियल 12 का मतलब आप इसे लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, और इससे तो ये कैंसिल हो ही गया था, यहाँ फैक्टोरियल 10 है, इससे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 51 को आप लिख सकते हैं 51 इंटू 50 इंटू फैक्टोरियल 49, और नीचे फैक्टोरियल 49 है, आप देख सकते हैं इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ ये बचेगा और यहाँ पर सिर्फ ये बचेगा। 12 इंटू 11 नीचे 51 इंटू 50, ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके 2 से आपका हो जाएगा 6 टाइम्स, और 2 से हो जाएगा आपका 25 टाइम्स, फिर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे 3 से, मतलब फाइनली आपको इसे सॉल्व करके मिलेगा 22/425। ये कब का रहा कि जो खोया हुआ कार्ड है वो आपका डायमंड है तब का, और जो खोया हुआ कार्ड है डायमंड नहीं है, तो ठीक है, तो मतलब कि फिर तो तेरे के तेरे कार्ड उसमें प्रेजेंट हैं डायमंड के। देखिए अगर खोया हुआ कार्ड डायमंड है तो फिर क्या होगा कि डायमंड के 12 कार्ड्स बचेंगे डेक के अंदर, और अगर खोया हुआ कार्ड डायमंड नहीं है तो डायमंड के तेरे कार्ड्स बचेंगे। अब आपको 2 कार्ड्स और निकालने हैं जो कि डायमंड जो कि 2 कार्ड्स और निकालने हैं जो कि डायमंड हों, तो 13 के 13 पूरे उसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो 13C2/51C2, तो 13C2 का मतलब हो गया 26/425। ये टोटल मैंने सॉल्व कर लिया पहले वाले तरीके से। अब आपको निकालना है PE1/A, मतलब कि जो खोया हुआ कार्ड है वो डायमंड होना चाहिए। तो हमने पीछे निकाला था कि डायमंड की प्रोबेबिलिटी थी 1/4 इंटू उसकी जो प्रोबेबिलिटी अभी हमने पीछे निकाली ये रही 22/425, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, तो 1/4 इंटू 22/425 प्लस 3/4। देखिए मैं आपको दिखा दूँ 1/4 और 3/4 देखिए कहाँ से आया था, ये था ना ये कि खोया हुआ कार्ड डायमंड हो, खोया हुआ कार्ड डायमंड ना हो, लिख दिया था मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो 1/4 इंटू 22/425 और 3/4 इंटू 26/425, जो कि ये निकल कर आया था। सॉल्व किया इसको टोटल, तो 11/50 इज द आंसर। दिस इज PE1/A। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा 13 क्वेश्चन। जी हाँ, क्या स्टेट करा है, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। ए सही बोलता है, सच बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड, उसके बाद क्या हुआ कि ए सच बोल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो ए सच नहीं बोलता है, ए कोई पर्सन है। ठीक है, तो अगर वो 4/5 टाइम्स पर सच बोलता है तो 1 माइनस 4/5 यानी कि 1/5 चांसेस ऐसे भी होते हैं जब वो सच नहीं बोलता है। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन उछाला गया, ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स, ए ने बताया कि भाई हेड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअली हेड हो। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वाकई में हेड हो, हमें ये प्रोबेबिलिटी पता करनी है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा हुआ है P1 मतलब कि वो स्पीक्स ट्रूथ, वो सही बोलता है, सच बोलता है, तो 4/5 है, एंड ही डजेंट स्पीक ट्रूथ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 4/5 मतलब 1/5 हो गई। अब हमें पता करना है कि उसने सच हेड आया, मतलब उसने सच बोला है और हेड आया, तो PH/E1 ये हो जाएगा। देखिए हेड और टेल्स आने के चांसेस बराबर बराबर होते हैं। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे, हेड और टेल्स आने के चांसेस बराबर बराबर हैं। तो ये मान लीजिए कि हेड आया और हेड नहीं आया, तो हेड आने के चांसेस भी 1/2 और हेड नहीं आने के चांसेस भी 1/2। ठीक है ना, अरे कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं तो अब हमें बोला गया है कि हेड तो आया है लेकिन उसने सच बोला हो, मतलब आपको PE1/H पता करना है। हेड तो आया है पर उसने सच बोला हो, यानी कि E1/H। तो जिसका पूछा है वो ऊपर, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, तो जिसका पूछा है सच बोला हो तो 4/5 इंटू 1/2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2। इसे सॉल्व करिए तो आपका आंसर मिलेगा 4/5, जो भी इसका ऑप्शन नंबर हो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो कि है फर्स्ट वाला। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद देखिए 14th, ए एंड बी आर द टू इवेंट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब क्या है कि ए के सारे केसेस बी के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। आपसे वैल्यू पूछी हुई है PA/B की। ठीक है, तो देखिए अगर ए बी का सबसेट है तो आप ये कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट, देखिए मैं आपको याद दिला दूँ पहले, तो ए बी का सबसेट तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी के अंदर है 1 2 3 4।
आप देख सकते हैं इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो ये ए बी का सबसेट हो गया। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन होता है कॉमन, तो आप कॉमन समझेंगे, कॉमन क्या होगा 1 2 3, भाई ये तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसमें भी प्रेजेंट है इसमें भी प्रेजेंट है। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, मतलब कि कॉमन निकालते हैं, तो आपको मिलेगा ये, है ना। तो देखिएगा अगर ए बी का सबसेट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ए के बराबर होगा। मैंने बताया ना आपको, अगर ए बी का सबसेट है तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो ए हो जाएगा। और ये फैक्ट है, देखिए मैंने आपको एग्जांपल लिख दिया ना कि ए के अंदर मान लीजिए 1 2 3 है और बी के अंदर 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इसके कंपेरेटिवली कम चांसेस होंगे। इसमें 3 है फॉर एग्जांपल, इसमें 4 हैं, तो पी ए इज़ लेसर देन बी, ये भी कन्फर्म है। ये दो बातें कन्फर्म है कि अगर ए बी का सबसेट है तो पहली बात तो ये कि पी ए इंटरसेक्शन भी पी ए के बराबर होगा और पी ए आपका पी बी से छोटा होगा। हमसे पूछा गया पी ए अपॉन बी के बारे में, आपको याद होगा इसका फॉर्मूला पी ए अपॉन बी का, ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये था ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी के प्लेस पर पी ए लिख सकते हैं, पी ए लिख दिया, और पी बी की, और पी बी तो खैर है ही। देखिए अभी हम बात कर रहे थे पी ए जो है वो पी बी से कम है, पी ए जो है वो पी बी से कम है, पी ए की वैल्यू पी बी से कम है। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि अगर पी ए की वैल्यू पी बी से कम है तो क्या किया था मैंने, पी ए की वैल्यू पी बी से कम है, यानी कि छोटी वैल्यू में आप बड़ी वैल्यू का डिवाइड कर रहे हैं। तो छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू का डिवाइड कर रहे थे, ये कैसे निकाला था, देखिए आप ऐसे समझिएगा कि जैसे ये बात हमको पता है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है लाइक पी ए पी बी, वो 1 से लेसर इक्वल होती है। अगर आप पी बी को इधर लेके चले जाएं डिवाइड में, तो इधर बचेगा 1, और आप ये लिख सकते हैं कि 1 इज़ लेसर देन और इक्वल टू 1 अपॉन पी बी। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। और आप एक काम करिए, दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए पी ए का, ठीक है, दोनों तरफ आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए पी ए का। इनडायरेक्टली देखिए ये जो लिखा है ना 1 लेसर देन और इक्वल टू 1 अपॉन पी बी, आप इसे ये लिख सकते हैं 1 अपॉन पी बी ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए पी ए का, तो पी ए अपॉन पी बी ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पर पी ए का करेंगे तो पी ए, ठीक है, तो पी ए अपॉन पी बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू पी ए। तो बस वही हमने आप लिख दिया, पी ए अपॉन बी इज़ ग्रेटर इक्वल टू पी ए, और ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, वो थोड़ा दिमाग से भूल गया। चलिए, तो ये रहा आपकी जो 13.3 एक्सरसाइज थी, तो क्लियर होगी मेरे ख्याल से, समझ में आ भी गया होगा अच्छे से। चलिए, ओके, बात करते हैं फिर इसके बाद आगे। बाय।